नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश और सिपाही घायल हो गए और इस मुठभेड़ में शामिल घायल बदमाश और उसके दो अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से एक पिस्तौल, देशी जिंदा कारतूस और 4 खोखा कारतूस, 2 प्लास्टिक के गैलन में 100 लीटर शराब और एक बोरी में 180 ml की 165 भरी शीशी नकली शराब और बरामद हुई है और घटना में प्रयुक्त कार को कब्जे में ले लिया गया है। और वहीं एसपी सिटी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि एसपी जौनपुर के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर कोतवाली क्षेत्र में रात गश्त और चेकिंग अभियान के दौरान भंडारी रेलवे स्टेशन के पीछे भंडारी के पास मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ अपराधी जो अवैध शराब का काम करते हैं अहियापुर पावर स्टेशन की तरफ से रसूलाबाद की तरफ निकलने वाले हैं और इस सूचना पर पर्याप्त फोर्स के साथ चेकिंग के उद्देश्य से तरफ आ रही एक कार को रोका गया तो उसमें मौजूद एक बदमाश गाड़ी से उतरकर पुलिस टीम पर फायर करता है और वहीं झाड़ियों में भाग जाता है और पुलिस टीम पर फायर करता रहा, जिससे हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश सिंह घायल हो गए और आत्मरक्षा के जवाबी कार्रवाई में बदमाश रंजीत सिंह भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया और उसके 2 अन्य साथी जो कार में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जौनपुर महोदय द्वारा कल रात अपराधियों की तरफ पकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इसी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को 22 गिरफ्तार प्राप्त हुई है। शराब के अवैध काम करने वालों की सूचना थी। पुलिस टीम द्वारा जब रोकी गई तो उसमें से एक बदमाश फायर करता हुआ भागा, जिससे कि हेड कांस्टेबल को गोली लगी। जवाबी फायर में एक बदमाश घायल हो गया, जिसके बाद प्राथमिक उपचार वाराणसी रेफर किया गया है। बदमाशों के कब्जे से 100 लीटर वोपी, एक पिस्टल, कई जिंदा कारतूस, एक वर्ना का वह शराब की 166 नकली शराब की बोतलें प्राप्त हुई है। आगे विधि कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों के खिलाफ आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। अपराधी साथी किस्म का है और इसने पहले भी नकली शराब के बहराइच के थाना मटेरा क्षेत्र के ग्राम अमेरिया के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सेफ्टी टैंक ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में सेफ्टी टैंक चालक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया। और तो वहीं मृतक युवक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके पर अभी शांति व्यवस्था कायम है। करना है आज सायं 7:30 बजे लमसम अमरैया के पास एक एक्सीडेंट की सूचना मिली। इस सूचना पर तत्काल निरीक्षक मटेरा मैं फोर्स के वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक सेफ्टी टैंक क्लीनिंग सिस्टम से जुड़े हुए जो ट्रैक्टर था उसको किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हो गए थे। तत्काल दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय उपचार हेतु भेजा गया है और मौके पे आवागमन सुचारू रूप से चल। बाराबंकी देवा, जहां एक तरफ भाजपा सरकार पृथ्वी को हरा भरा बनाने और ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए वृक्षारोपण करवाती है, तो वहीं वन विभाग द्वारा नन्हे नन्हे पौधों को खून पसीने की मेहनत से तैयार करके प्रत्येक ग्राम पंचायत में वितरित किया जाता है, जिससे कि प्रकृति में ऑक्सीजन का लेवल बना रहे। लेकिन कुछ धर्मी ग्राम प्रधान जो प्रदेश सरकार की योजनाओं की अवहेलना करते हुए और उसके आदेश को नहीं मानते और अपने जी द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों पर कार्य करते हैं, जिन्हें ब्लॉक के उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। और वहीं आपको बता दें, ताजा मामला बाराबंकी जनपद के विकासखंड देवा के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोरसादिकापुर का है, जहां के ग्राम प्रधान वृक्षारोपण करवाने के लिए आज से लगभग 2 महीने पहले वन विभाग द्वारा पौधे तो लाए, लेकिन उनका वृक्षारोपण नहीं करवा सके, जो पौधे देखरेख और पानी के अभाव में प्राथमिक विद्यालय के बंद कमरे में बंधक बनकर सूख गए। और यही नहीं, जिन्हें विकासखंड देवा के खंड विकास अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है, जो सरकार के पैसे को दीमक की तरह चाट रहे हैं। वृक्षारोपण के नाम पर मनरेगा कार्य के अंतर्गत मजदूर तो लाए गए, लेकिन वृक्षारोपण का लक्ष्य
पूरा नहीं कर सके और ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 2 महीने से विद्यालय के कमरे में बंद पौधे सूख गए, जिसके संबंध में शिकायत भी की गई, लेकिन साठगांठ के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। और वहीं इस संबंध में जब खंड विकास अधिकारी देवा से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। और वहीं उनके द्वारा जानकारी मिली कि अभी देखते हैं कि प्रत्यक्षदर्शी ग्रामीणों की माने तो खंड विकास अधिकारी देवा जो 26 अगस्त 2021 को मौके पर गए थे और उनके पहुंचने के बाद विद्यालय के कमरे में बंद पौधों को एक 4 व्हीलर गाड़ी में रखकर कहीं दूर फेंकवा दिया गया। और वहीं इस संबंध में जब खंड विकास अधिकारी के नंबर पर जानकारी ली गई तो उन्होंने समस्त जानकारी देने में असमर्थता जताई और कोई भी जवाब नहीं दिया। ये ग्राम पंचायत और सादीपुर है, लाग गेवा है, जनपद बाराबंकी है। यहाँ पे प्रधान द्वारा लाए गए थे पेड़, स्कूल में रख दिए गए, आज भी सूख गए, सूखे पड़े हैं आज भी। उसको कोई देखने वाला नहीं है, ना पानी देने वाला। मैडम है ये प्रधानाध्यापक, हम लोग गए थे लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। कितने दिनों से ये पड़े हैं विद्यालय? ये 2 महीने से पड़े हैं। 2 महीने से पड़े हैं। थोड़े बहुत लगाए होंगे, बाकी तो पड़े पड़े सूख गए सब। अभी ग्राम प्रधान का क्या नाम है? ललित कुमार वर्मा। ग्राम पंचायत और सादीपुर। आपने प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका को एक दूसरे को खत लिखते तो सुना होगा, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि सत्ताधारी दल की सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता अपने खून से खत लिखकर सरकार से मांग कर रहे हैं। तो खबर में आपको बताते चलें कि ये मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है, जहां बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से आरक्षण दो या मौत दो की गुहार लगाई है। और वहीं आपको बता दें, दोपहर करीब 3 बजे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता काला आम बुलंदशहर पर स्थित राजेश्वरी पब्लिक स्कूल में एकत्रित हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखकर आरक्षण की गुहार लगाई। और निषाद पार्टी के प्रदेश महासचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों ऐसे पत्र लिखे गए हैं, जिनको एकत्रित करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा गया है। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए अपने खून से खत लिखा गया है कि मछुआ आरक्षण जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान की अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जाति की सूची में 66वें नंबर पर सूचीबद्ध है। मंझवा, मौड़, कोरिया, खलवाड़, गिलदार, खरोट, कोली, माली, इनकी पर्यायवाची जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। राष्ट्रपति जी ने नोटिफिकेशन करा हुआ है, सरकार ने अब तक लागू नहीं करा है। हमारी मांग है, हमारा आरक्षण लागू होना चाहिए। निषाद पार्टी आरक्षण लागू होना चाहिए। इस मांग के साथ, अपने मुद्दे के साथ समाज के बीच में, जनता के बीच में मौजूद। बहराइच के तहसील मोतीपुर में घाघरा की तबाही के विकराल रूप ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से एक बार फिर से घाघरा का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण सुजौली थाना क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं और इन गांवों के लोग सरकारी स्कूल या पंचायत भवनों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। सुजौली क्षेत्र के 2 दर्जन गाँव में चहलवा, टिलवा, खेरीपुरवा, बेरीघाट, मोरहावा, आनंद नगर, नई बस्ती, गुप्तापुरवा, प्रेमनगर, दूधनाथपुरवा कई गांवों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है और बाढ़ के पानी से कई घर डूब भी चुके हैं और गांव के संपर्क मार्ग भी पूरी तरह से बंद है और इन गांव के लोगों का जीवन इन दिनों बाढ़ के कारण अस्त व्यस्त है। और वहीं बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। बाढ़ से प्रभावित हजारों लोग हैं, जबकि कुछ लोगों को राशन वितरण प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और सभी लोगों को मदद भी नहीं मिल पा रही। प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, बाढ़ की स्थिति देखकर वापस चले जाते हैं और अधिकारी सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं, जबकि राहत कार्य किसी भी तरीके का नहीं किया जा रहा है। और वहीं गांव के जिम्मेदार और प्रशासनिक अधिकारी चक्कर काट रहे हैं, लेकिन राहत को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत मुख्तार अंसारी के बड़े भाई
सिबगतुल्ला अंसारी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा प्रमुख की मौजूदगी में उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई और पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी ने इस दौरान कहा कि ये उनके घर वापसी हुई है। यही नहीं, इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अफजाल अंसारी भी सपा में शामिल हो सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि ये उन्हें तय करना है। और वहीं आपको बता दें कि अंसारी के पार्टी में शामिल होने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता परिवर्तन चाहती है और यूपी की जनता विकास चाहती है, और वहीं अंसारी के जुड़ने से सपा को मजबूती मिलेगी। पिछले 9 महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा बैनर के तले किसानों की एक महापंचायत 5 सितंबर को होनी तय हुई है, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत जगह जगह जाकर किसानों से महापंचायत में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। और गौरव टिकैत ने कहा कि एक आंदोलन देश को आज़ाद कराने का था और एक ये आंदोलन देश को गुलाम होने से बचाने के लिए चलाया जा रहा है। सभी को 5 सितंबर की महापंचायत में एकत्रित होकर देश को गुलाम होने से बचाना है। दरअसल कृषि कानून के विरोध को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को 9 महीने हो गए और कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन जगह जगह महापंचायत कर रही है, जिसके चलते किसानों ने अब आंदोलन को और विस्तार देने के मकसद से जगह जगह महापंचायत करनी शुरू कर दी है। और इसी क्रम में आगामी 5 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के बागपत में सोशल मीडिया पर यूं तो अवैध असला की तमाम फोटो वायरल होती रहती है, लेकिन अब ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सोशल मीडिया पर तो दहशत फैला ही रही है, साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रही है। इस फोटो में एक युवती अपने प्रेमी के सिर पर पिस्तौल ताने नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर प्रेमी प्रेमिका की एक फोटो काफी वायरल हो रही है और वायरल फोटो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी और ये मामला बड़ौद शहर का है। इसी कोतवाली क्षेत्र के बिजरौल गांव की रहने वाली शबाना नाम की युवती की शादी कई साल पहले बावली गांव निवासी सोनू के साथ हुई थी और कुछ समय बाद ही शबाना का किसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा हो गया और इस दौरान शबाना की तकरार अपने भाभी फराह से भी हो गई, जिसके बाद शबाना ससुराल को छोड़कर बड़ौद शहर में रहने लगी। मगर इसके बाद भी भाभी और ससुराल में दूसरे लोगों से उसका विवाद कम नहीं हुआ। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। तो वहीं इस सूची में जितिन प्रसाद और संजय निषाद को मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक अगले 5 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 अगस्त को राष्ट्रपति अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने आ जाएंगे और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो जाएगी और सूत्रों के मुताबिक 30-31 अगस्त तक या फिर 1 सितंबर को विस्तार हो सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के साथ ही कई देश अब सोच में पड़ गए कि आखिर तालिबान से रिश्ता रखना उनके लिए घाटे का सौदा होगा या फिर फायदे का। और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें विश्व शक्तियों की तरफ है कि आखिर वो इस बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसे में ये समझना भी जरूरी है कि अमेरिका को अपना प्रतिद्वंदी मानने वाला रूस इस बारे में क्या सोचता है और उसका अगला कदम क्या होगा। इस रिपोर्ट में समझते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भारत समेत अधिकतर देशों ने वहां से अपने दूतावास कर्मचारियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन केवल 3 देश ऐसे हैं जिनके दूतावास वहां अब भी खुले हुए हैं। ये देश है रूस, चीन और पाकिस्तान। चीन की तरह तालिबान ने रूस को यह आश्वासन दिया कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों पर हमला करने के लिए नहीं करेगा। पाकिस्तान पर हमेशा से तालिबान का साथ देने का आरोप खुद अफगान सरकार लगाती रही।
रूसी विदेश मंत्रालय ने भी रविवार को सरकारी मीडिया से कहा था कि सरकार के दूतावास कर्मचारियों को बाहर निकालने से जुड़ी कोई योजना नहीं। हालांकि उसने ये भी कहा था कि वो अपने दूतावास के कुछ कर्मचारियों को वापस बुलाएगा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की तालिबान के साथ दोस्ती भारत के लिए इस वक्त चिंता का सबसे बड़ा सबब है। लेकिन रूस आने वाले दिनों में तालिबान के साथ कैसा व्यवहार रखता है, इस पर भारत की निगाहें जरूर टिकी हुई हैं। रूस के साथ भारत के दोस्ताना संबंध है और पिछले 7 सालों में रूस के रिश्ते तालिबान के साथ ज्यादा मजबूत हुए हैं। लेकिन तालिबान के संबंध हमेशा से रूस के साथ दोस्ताना रहे हों, ये भी सच नहीं। ऐसा माना जाता है कि तालिबान के उदय में रूस की भूमिका रही होगी। दोनों के बीच की शुरुआती दुश्मनी के बाद दोस्ती और फिर वर्तमान में अफगानिस्तान शांति वार्ता की पहल तक कैसे रहे ये दोनों के इस मामले पर जब जांच की गई तो सामने आया कि रूस का प्यार अफगानिस्तान के लिए कोई आज की बात नहीं, बल्कि 19वीं सदी से अफगानिस्तान पर रूस की नजर है। उस वक्त ब्रिटिश अपना शासन भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित कर रहे थे और पंजाब को अपने कब्जे में करते हुए अफगानिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे। उस समय पंजाब और अफगानिस्तान एक दूसरे से लगे हुए थे। उस वक्त रूस एक बड़ी शक्ति हुआ करता था। वो अपना प्रभाव अपने बॉर्डर पर बढ़ा चढ़ा रहा था। जैसे चीन के कई हिस्सों पर वो अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। ईरान से कई हिस्से उसने हथिया लिए थे। मध्य एशिया जो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, उनको अपने साथ मिला लिया था। इसके बाद अफगानिस्तान से रूस की सीमाएं जुड़ गई थी। यही वक्त था जब रूस की अफगानिस्तान में दिलचस्पी बढ़ने लगी। उसे डर था कि कहीं ब्रिटिश अफगानिस्तान तक आ गए तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। यानी ये वो दौर था जब ब्रिटेन और रूस के बीच अफगानिस्तान बफर स्टेट बन गया था। साल 1839 में ब्रिटिश सैनिकों ने पहला अफगान युद्ध लड़ा, फिर 40 साल बाद दूसरा अफगान युद्ध लड़ा और 1919 में आखिरी अफगान युद्ध लड़ा गया। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव तो पड़ा, लेकिन वे यहाँ पर पूरा आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए। ये वही वक्त था जब यूरोप के साथ साथ मध्य एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच द्वंद्व युद्ध चल रहा था, जिसे ग्रेट गेम कहा जाने लगा। आपको बताते चले, बाद में जब दक्षिण एशिया से ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो गया, तब तक अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर चुका था। उस वक्त से मोहम्मद जहीर शाह अफगानिस्तान के शासक बन गए। सोवियत संघ भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। उसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लगी हुई थी और वो वहाँ पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। जो आज के स्वतंत्र राज्य हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान, उस समय सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। मोहम्मद जहीर शाह ने भी सोवियत संघ के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। साल 1973 और 1974 में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया। मोहम्मद जहीर शाह के संबंध मोहम्मद दाऊद खान ने अपने आप को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सोवियत संघ का प्रभाव उस वक्त अफगानिस्तान पर और ज्यादा बढ़ने लगा। साल 1978 आते आते अफगानिस्तान में दाऊद खान का शासन भी समाप्त हो गया और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान सत्ता में आ गई। लेकिन उसका भी शासन बहुत स्थिर नहीं था। इस तरह से शीत युद्ध का एक नया दौर एशिया के इस भूभाग में शुरू हुआ। अमेरिका सोवियत संघ का विरोधी था। उसने सोवियत विरोधी अफगान गुटों मुजाहिदीन का समर्थन किया। इसमें अमेरिका को पाकिस्तान से भी मदद मिली और अमेरिका और पाकिस्तान के समर्थन से मुजाहिदीन ने सोवियत संघ के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखा। अपनी नई विदेश नीति के तहत जो भी मसले उसके लिए नासूर बन चुके थे, उन्हें वो सुलझाने लगा। अफगानिस्तान भी सोवियत संघ के लिए वैसा ही घाव बन चुका था। फरवरी 1989 में सोवियत संघ की फौज अफगानिस्तान से वापस चली गई, लेकिन अगले 3-4 साल तक अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट शासन बना रहा। साल 1992 में नजीबुल्लाह की सरकार गिर गई और मुजाहिदीन ने काबुल पर कब्जा जमा लिया। लेकिन मुजाहिदीन कई धड़ों में बटे हुए थे। इनका आपस में एकमत नहीं था। इनमें से एक नई शक्ति उभरी जो पाकिस्तान पोषित मानी गई, जिसे तालिबान कहा गया। आपको बताते चले, यहीं से तालिबान का जन्म हुआ। साल 1996 और 2000 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शासन रहा। रूस पहले तालिबान शासन को लेकर बहुत आशंकित हुआ करता था। रूस के चेचन्या प्रांत में पृथकतावाद और आतंकवाद था। तालिबान ने चेचन्या के चरमपंथी गुटों को मान्यता दे ली। इस वजह से रूस अपनी संप्रभुता के लिए इसे बहुत बड़ा खतरा मानने लगा। इतना ही नहीं, तालिबान ने मध्य एशिया के दूसरे छोटे देशों जैसे उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के चरमपंथी गुटों को भी अपना समर्थन दिया ताकि पड़ोस के देशों में उसी तरह की ताकतों का दबदबा बना रहे।
दोनों ही तरह से तालिबान रूस के लिए खतरा का सबब था। इस वजह से अमेरिका पर 9/11 का आक्रमण जब हुआ तब रूसी राष्ट्रपति ने सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को फोन कर अपना समर्थन दिया। अफगानिस्तान पर अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा की, उसमें भी रूस ने अमेरिका का साथ दिया। एक समय ऐसा आया जब अमेरिकी फौज को सामान पहुंचाने के लिए रूसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाने लगा। तालिबान के खिलाफ रूस का इस सहायक अभियान करीब साल 2014 तक चला। साल 2014 में रूस ने क्राइमिया को अपने में मिला लिया। इससे पहले क्राइमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इस वजह से अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका और रूस के संबंधों में पहले से दरार थी, लेकिन 2014 में वो ऐतिहासिक रूप से अपने न्यूनतम स्तर पर चला गया था। यही वो वक्त था जब रूस ने पहली बार तालिबान के लिए दरवाजा खोला। पिछले 7 वर्षों में लगातार रूस ने तालिबान के साथ संपर्क बनाए रखा। ये संबंध आधिकारिक नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ये संबंध सेमी ऑफिशियल जरूर बन गए। दूसरी तरफ आपको बताते चले, साल 2014 के बाद से ही रूस चीन भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और मंचों पर ज्यादा करीब आ गए। इस समय भी दोनों देश अफगानिस्तान पर अपने अपने पोजीशन को कोऑर्डिनेट कर रहे। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में रूस का कोई खास निवेश नहीं है। भविष्य में रूस जरूर इस दिशा में अपना आर्थिक दखल बढ़ाने के विषय में सोच सकता है। फिलहाल रूस की अफगानिस्तान में भू राजनीतिक दिलचस्पी ज्यादा लग रही है। रूस चाहता है कि तालिबान उसके यहाँ और मध्य एशिया में पृथकतावादियों और आतंकवादियों को समर्थन न दे। इसके अलावा चीन की तरह ही रूस भी चाहता है कि अमेरिका का प्रभुत्व एशिया के इस हिस्से में न बढ़े। हालांकि औपचारिक रूप से रूस ने तालिबान को अफगानिस्तान में अभी मान्यता नहीं दी, लेकिन इतना जरूर है कि अशरफ गनी सरकार के मुकाबले तालिबान अफगानिस्तान को ज्यादा स्थायित्व दे सकता है या दे रहा है। दूसरी तरफ तालिबान के सैनिक काबुल में रूसी दूतावास की सुरक्षा में लग गए, लेकिन ये भी सच है कि रूस हड़बड़ी में तालिबान को मान्यता नहीं देना चाहता। फिलहाल रूस को नहीं मालूम कि तालिबान ने जो भी वादा रूस से किया उसे वो निभाएगा भी या फिर नहीं। रूस अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को लेकर भी थोड़ा सतर्क है। अगर इन दोनों मुद्दों पर तालिबान की तरफ से रूस आश्वस्त हो जाता है तो हो सकता है जानकार मानते हैं कि वो तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता भी दे दे। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान को लेकर चिंता जताई जा रही है कि उनके राज में अफगान लोगों के मानवाधिकार सुरक्षित नहीं होंगे, खास तौर पर महिलाओं के। लेकिन मानवाधिकार के मुद्दे पर रूस अमेरिका और यूरोप के देशों के साथ नहीं रहा। रूस मानता है कि मानवाधिकार के नाम पर किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। इस सब के बीच भारत तालिबान के बीच रूस मॉडरेटर का रोल अदा कर सकता है, ताकि दोनों के बीच शंका वाली स्थिति खत्म होकर बातचीत की शुरुआत हो सके। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत अफगानिस्तान के मुद्दे पर पूरी तरीके से अमेरिका के खेमे में चला जाए। आपको बताते चले कि पिछले दिनों जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकल रही थी और एक समझौते की कोशिश अलग अलग स्तर पर चल रही थी, उस समय कई मौकों पर रूस ने तालिबान से मुलाकात की, जिसमें भारत को दावत दी। इसी साल मार्च के महीने में अफगानिस्तान में शांति वार्ता को लेकर रूस ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें अमेरिका, पाकिस्तान और चीन को आमंत्रित किया गया, लेकिन भारत को नहीं बुलाया गया। हालांकि जुलाई आते आते रूस के रुख में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। इसके पीछे पाकिस्तान और रूस के अच्छे होते रिश्ते एक वजह माने जा रहे हैं, लेकिन रूस ये भी नहीं चाहता कि भारत के साथ उसके रिश्ते बिगड़े। ऐसे में बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच फिलहाल ये सब अभी संभावनाएं हैं। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज।